गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम प्रेसिडेंट का चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के फंक्शंस और जो प्रेसिडेंट के जो काम हैं, जो उसकी पार्डन पावर है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मैंने प्रेसिडेंट की काफ़ी चैप्टर्स 3-4 चैप्टर्स कर दिए हैं, प्लीज़ उनको जरूर देखें। हमने आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। आर्टिकल 52 से लेके मैंने जो 76 जितना भी आर्टिकल बनते हैं प्रेसिडेंट के रिलेटेड मैंने सब पढ़ाए हैं। आप जो हमारी फर्स्ट जो वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जब भी चैप्टर का। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्या, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और 50 हम जो मेन करेंगे, जो इसके जो मेन हैं, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जो बार बार जो एग्जाम्स में आते हैं वो हम बार बार रिवाइज करेंगे, सो दैट कि हमें वो दिमाग में फिट हो जाएं, सो दैट हम भूल ना पाएँ। 55 मैनर ऑफ इलेक्शंस। ठीक है जी, 55 आर्टिकल क्या बोलता है, मैनर ऑफ इलेक्शंस, मैनर ऑफ इलेक्शंस। ठीक है जी, ये भी है। उसके बाद जो अपना 56 है, टर्म ऑफ द ऑफिस। ठीक है, 56 मैंने आपको ये हर चीज़, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये आपको हर एक चैप्टर जो है मैंने करवाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ इसके जो हम वीडियोस हैं उसको देखें। मैं उसकी मैनर की एक पूरी वीडियो है कि कैसे एमएलए एमपीज़ की जो वोट की वैल्यू है वो कैसे होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, और जो सीक्रेट वॉलेट है वो कैसे, और इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। होप, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हम सबको मालूम है जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। चीफ आर्मी ऑफ कौन है, वो मतलब हमारे जो चीफ कमांडर ऑफ हमारी जो आर्मी है, या जो तीनों विंग्स हैं उनका कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हमको इसके बारे में तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका 60 जो आर्टिकल 58 है वो क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, 58 आर्टिकल जो है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन फॉर द मतलब क्वालिफिकेशन मतलब उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एज ए प्रेसिडेंट तो क्या होगा, 59 कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो 60 है मैं आपको यहाँ रब कर देता हूँ, साथ साथ में आप ये होप सो, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। अदरवाइज जिन्होंने सभी वीडियोस देखी हैं उनको तो मालूम है, मैंने एक वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो है अफर्मेशन, उसमें तो आर्टिकल्स को एक एक को डिस्कस किया हुआ है। 61 इम्पीचमेंट, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो इम्पीचमेंट की थी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि हमारे जो इम्पीचमेंट कैसे होते हैं, अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसा काम करता है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो इसको इम्पीच किया जाता है। इंडिया का आज तक का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ पे मैंने कुछ एक चीज़ें नहीं बताई थी जब हमने इम्पीचमेंट का डिस्कशन किया था, कि जैसे प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, अगर ये रिमूव किया जाता है, ठीक है, या डेथ हो जाती है, या फिर कोई भी एनी कैजुअलिटी के कारण ये जो सीट है वेकेंट हो जाती है। ठीक है जी, वेकेंट हो जाती है, उस केस में कौन प्रेसिडेंट बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम, मतलब एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे। और ये जो है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये 65 आर्टिकल मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। ये 65 आर्टिकल जो है ये बोलता है कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है, अगर इन केस ऑफ डेथ एंड रिमूवल के केस में, अगर और रेजिग्नेशन के केस में अगर ऐसा होता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। चलो, ये होता है। अगर यहाँ पे होप्स हो कि हम ये कहें, ये देखिए, अगर प्रेसिडेंट के रिमूवल होता है तो कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल बोलता है, 65 आर्टिकल बोलता है। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। अगर इन केस ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो कौन बनेगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। अगर ये भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, सीनियर मोस्ट जज,
उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर प्रेसिडेंट रिमूवल या रेजिग्नेशन या डेथ के केस में अगर वो जो सीट है वेकेंट हो जाती है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, और वो कौन सा आर्टिकल है, अगर वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा एज ए प्रेसिडेंट तो वो आर्टिकल 65 आर्टिकल है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई फर्स्ट बात। सेकंड क्या है, सेकंड ये अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है उस केस में सीजीआई जो होगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा सेकेंडली, मतलब सेकंड मेंबर कौन है, सीजीआई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर सीजीआई भी नहीं है, चलो हम मान लेते हैं ये भी नहीं है, थर्ड कौन बन सकता है, थर्ड ये बन सकता है सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो अपना क्या प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट का अगर केस होता है कि मतलब किसी भी कारण प्रेसिडेंट की सीट जो ब्लैंक होते हैं, खाली हो जाती है, तो उस चीज वैकेंट हो जाती है, तो उस चक्कर उस सीट में क्या होगा, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई या सीनियर मोस्ट जो भी अवेलेबल होगा, मतलब ये नहीं है अगर वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल है, मतलब सीक्वेंस वाइज अगर वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल है फिर तो दोनों की बात नहीं है, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर सीजीआई, अगर सीजीआई नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट। बट होना ऐसे ही इस प्रोसेस में कि पहले आप वाइस प्रेसिडेंट चेक करेंगे, फिर सीजीआई, फिर सीनियर मोस्ट, अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट ही और 65 आर्टिकल बोलता है। ठीक है, ये मैंने आपके साथ वहां पे डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं चाहता था आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके बाद अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन बनेगा, और अगर सीनियर मोस्ट जज हैं तो कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सम टाइम ये जो सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते होते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या प्रेसिडेंट की हैं, तो आप इसको अगर आपने किया होगा तो आपको ध्यान में होगा, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप आपको जो मैं आपको आपके लिए इतना जो ये जो वीडियोस हैं बना रहा हूँ, होप सो आपको हेल्प करेंगे आपके जो एग्जाम्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूटिव पावर जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट के, पहले वो करेंगे, फिर इसकी जो पावर्स हैं, इसकी जो वीटो पावर, मतलब जो प्रेसिडेंट के हैंड में है वो क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके हैं जो फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या, जो उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब जो जो उसकी पावर्स हैं वही उसके फंक्शंस हो गए। तो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। ये आपकी वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या पावर्स आती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर्स, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप प्री और मेंस के लिए, कि इसमें से क्या होता है कि स्टेटमेंट्स दी जाती हैं प्री के पर्पज पे, क्या होता है कि वो स्टेटमेंट दे देगा आपको, चार स्टेटमेंट दे देगा, चार में से आपको ये बताएगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। मे बी वो फाइनेंशियल हो, पावर प्रेसिडेंट की ही हो, वो लेजिस्लेटिव पावर हो, लेकिन वो ये डाल देगा इसमें से एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये अगर सारी की सारी ही अगर एग्जीक्यूटिव पावर मालूम होगी तभी आप उस क्वेश्चन को, जो हाई लेवल के जो ग्रेड ए ग्रेड बी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सी ग्रेड जो ग्रेड सी के होते हैं जैसे क्लर्क, और उसमें जो है उसमें शायद ऐसे, बट आजकल तो एग्जामिनर इतना स्मार्ट है वो डाल देता है, क्योंकि उसको मालूम है हम सबको जो शॉर्ट फॉर्म्स जो आर्टिकल्स हैं वो सब तो याद हैं, कि जैसे 52 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट है, जो 60 है वो ऑथर इंफॉर्मेशन है, जो मैनर ऑफ 55 है तो वो इम्पीचमेंट 61 है, पार्डन 72 है, सबको याद होगा। ठीक है, 112 का 111 जो है वो जो प्रोमोगेशन है, 112 जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड है, 123 जो है वो आपको पता है जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर है। तो ये जो हम सबको मालूम है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है आजकल, वो स्टेटमेंट की जो ध्यान रखता है कि जो स्टेटमेंट सिमिलर हो उन पे वो फोकस करता है, सो दैट कि बच्चे पजल हों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट की। ठीक है, वही उसके फंक्शन है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन इन द नेम। ठीक है, जो भी काम किए जाएंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट होगी, जो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो जो भी एक्शन एग्जीक्यूटिव काम करेगी, एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगी, किसके नाम पे लेगी, प्रेसिडेंट की, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर हो गई क्योंकि उसके नाम पे ही है। सेकेंडली वो क्या करेगा,
सेकेंडली उसकी जो पावर है, ही हैज़ टू अथॉरिटी टू मेक अ रूल्स, वो उसकी पावर आपको बताएंगे कि जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलेगी वो रूल या फिर कोई लॉ लॉ बनेगा नहीं। ठीक है, तो लास्ट में अगर दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों हाउसेस से अगर बिल पास हो जाता है या कोई रूल पास हो जाता है, कोई अमेंडमेंट पास हो जाती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है अपनी असेंट नहीं देता है, अपनी जो मंजूरी है नहीं देता है, तो वो रूल और पावर नहीं, अमेंडमेंट नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी अनटिल वो अपनी स्वीकृति नहीं देता। ठीक है, तो हाउ टू ऑर्डर, ठीक है, एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन हिज नेम मस्ट बी ऑथेंटिकेट। ठीक है, जब तक उसकी साइन नहीं होंगे वो तब तक ऑथेंटिकेट नहीं होगी। सेकेंडली, he has the authority to make a rule for the more efficient transaction of the union government business। ठीक है, वो क्या करेगा, वो यूनियन गवर्नमेंट में, क्योंकि आपको पता ही है कि यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव में जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके जो काम हैं, उनकी जो डेली रूटीन की एक्शन ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन मतलब जो वो लॉ बनाते हैं उसको पास करते हैं, या उनका रूटीन का जो काम है, पॉलिसीज बनाते हैं, उन सबको एफिशिएंटली काम करना, तो वो कौन करेगा, वो भी कौन करेगा, वो अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और वो कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है। नेक्स्ट क्या है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई बिलीव कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर यही है कि प्राइम मिनिस्टर और अदर कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होते हैं, उन सबको जो होते हैं वो ड्यूरिंग द सर्व ऑफ द प्लेजर, अगर प्रेसिडेंट के जो है वो जब तक प्रेसिडेंट मानता है, उसी अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ही होते हैं। हाँ, यस, सजेशन जो देता है वो कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। पहले जो प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा, जो भी मेजोरिटी पावर हो उसकी, जो हेड जो होगा उसको, जो लीडर जो होगा उसको प्राइम मिनिस्टर माना जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर फिर लिस्ट बनाएगा और सजेशन देगा कि इनको नेम देगा कि कौन से पर्सन को कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी कैटेगरी का देना है। तो उसी हिसाब से वो जो अपॉइंटमेंट्स है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और कैबिनेट मेंबर होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और ये कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, याद रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ही है कि अटॉर्नी जनरल और उसकी जो सैलरी है वो कौन सेट करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और जो जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ही वो काम करेगा। मतलब अगर आज प्रेसिडेंट चाहता है कि नहीं जी इसको हटा दो, तो वो प्रेसिडेंट के पावर है, वो उसको हटा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है आपकी कि जो नेक्स्ट पावर क्या है हम देख लेते हैं। ही अपॉइंट द कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर कैग। मैंने आपको बताया 148 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल क्या है, डील करता है 148 से, मैंने आपको बताया ही था 148 आर्टिकल, 148 आर्टिकल टू 151 किससे डील करता है, वो कैग से, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है 1 to 4 जो इलेक्शंस जो अपॉइंटमेंट है ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन करता है, वो भी किसके द्वारा होती है, वो भी आपके जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो पर्सन्स हैं उनकी जो होती है वो भी कौन करता है, वो भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी के जो है चेयरमैन और जो हैं वो कौन सा, और स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर्स हैं, जो चेयरमैन मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन है, और अदर ऑफिशियल्स, और भी कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, he can request to the prime minister to any information pertaining to the administration of the union affair। ठीक है, कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हम उसको कोई अगर रिलेटेड किस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन अफेयर के रिलेटेड कोई, या फिर लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए कोई अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं। ये भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ेगी। He has to authority to request the prime minister to submit to the council of the minister any which minister made a decision but he is not to consider by the council। ठीक है जी, ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर को वो सबमिट करेगा, उसके पास अथॉरिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी मैटर है वो क्या, वो सबमिट करेगा कि ये वाला कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ही हैज टू अपॉइंटमेंट ऑफ ST/SC कमीशंस टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो SC/ST जो कमीशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए
अथॉरिटी जो अपॉइंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एससी एसटी की कंडीशंस को जो अथॉरिटी को अपॉइंट करना है वो कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट करता है। द अथॉरिटी टू अपॉइंट द इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रमोट द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन, तो ये भी कौन करता है आपका, ये आपका प्रेसिडेंट ही करता है। ही एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली थ्रू द अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो गवर्नर की आपको बता ही दिया है कि गवर्नर जो होता है, यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो सीधी सी बात है, उसके थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट होती है। He has to authority to declare the scheduled tribe, scheduled area to administrate the scheduled tribe and scheduled area। तो सीधी सी बात है कि क्या उसके बाद पावर है, उसके पास ये पावर है कि वो ये कह सकता है कि ये कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया है और उसको कौन से शेड्यूल के अंडर लाना है, कौन से ट्राइबल के अंडर लाना है। ये सब जो है, ये भी जो अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसकी है, प्रेसिडेंट की। तो ये जो जितने भी पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट के पास है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास। जो भी एक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है वो सब किसके नाम पे होते हैं, वो सारे प्रेसिडेंट के। तो मेन जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, यूपीएससी हो गया आपका, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गई, एसटी बैकवर्ड क्लासेस की अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई कमीशन होता है, या इंटर स्टेट के लिए रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, मतलब कुछ जैसे कि हमारी स्टेट सेंटर में कोई गवर्नमेंट है और जो स्टेट में कोई गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस हैं, दोनों अलग अलग हैं, उनमें जो रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए अगर काउंसिल बनती है, वो भी उसका जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। यूनियन टेरिटरी में डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव किसके द्वारा, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो और शेड्यूल एरिया को शेड्यूल मतलब डिक्लेयर करना, शेड्यूल एरिया किसी एरिया को शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना, वो भी प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये सब अथॉरिटीज जो हैं ये एग्जीक्यूटिव पावर हैं, किसकी हैं, प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या आता है, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव पावर है, ही कैन अथॉरिटी टू समन एंड प्रोवोकेट द पार्लियामेंट एज डिसॉल्व द लोकसभा। अगर वो जो पार्लियामेंट को सम्मन दे सकता है कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है, तो उसके पास देखिए हाईएस्ट अथॉरिटी की, अगर वो मतलब लोकसभा में कौन, अगर लोकसभा खत्म हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वो किसके पास, इसीलिए मैंने ऊपर बताया था कि जो प्लेजर ऑफ द जो इनकी टर्म होती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल की, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सम्मन और प्रोपोगेशन के द्वारा पार्लियामेंट में डाल के, अथॉरिटी है उसके पास, अथॉरिटी है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसीलिए लोकसभा क्या है, ये परमानेंट नेचर नहीं है, तो राज्यसभा परमानेंट नेचर है, ठीक है। उसके बाद वो ज्वाइंट सेशन जो है बोथ हाउसेज का कौन दिला सकता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। ज्वाइंट सेशन के लिए जो पावर है, अगर ज्वाइंट सेशन को बुलाना है, ठीक है जी, तो वो कौन करेगा, वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। ये आपको जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसकी बनती है, वो ये बनता है कि हैज टू राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट एट फर्स्ट सेशन जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं उसका जो फर्स्ट स्पीच होती है वो किसके द्वारा, जो एड्रेस किया जाता है पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, वो लेजिस्लेटिव पावर है। एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें भी प्रेसिडेंट ही जो एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। ये भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद he has authority to send a message to the parliament whatever relating to pending bill, ठीक है। अगर कोई पेंडिंग बिल है तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मैसेज डालेगा कि हाँ जी कौन कौन से पेंडिंग बिल्स हैं अदरवाइज, ठीक है। तो ये भी किसके पास अथॉरिटी है कि वो इंक्वायर कर सकता है कि वो कौन से पेंडिंग बिल्स अपने पार्लियामेंट के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। When the office of the both speaker and deputy speaker become a vacant, authority to appoint the Lok Sabha to preside the हाँ, क्या इसमें क्या बोला गया, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लोकसभा में क्या होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में क्या होता है चेयरमैन एंड जो आपका राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, ठीक है जी। और वो कौन होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है जी। बट लोकसभा में क्या है, स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है। तो अगर दोनों वेकेंट होते हैं, अगर दोनों वेकेंट हो जाते हैं, उस केस में क्या करता है प्रेसिडेंट, किसी भी पर्सन को जो एलिजिबल लगता है प्रेसिडेंट को, वो उसको अपॉइंट कर सकता है प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी पावर किसकी है, और लेजिस्लेटिव पावर है, ये भी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली
सिमिलरली ही कैन अपॉइंट राज्यसभा प्रिजाइड ओवर इट, ठीक है जी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अगर हैं तो उस केस में भी मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है वो लोकसभा में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कहाँ पे होते हैं? राज्यसभा में होते हैं। अगर उन केस में अगर कोई हो जाता है, वेकेंट हो जाता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, तो उस केस में भी राज्यसभा को कौन प्रिजाइड करेगा? वो भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये अपॉइंट द 12 राज्यसभा मेंबर्स, आपको बताया ही था नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो कौन कौन से के फील्ड से होने चाहिए? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ठीक है जी। तो ये आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जो राज्यसभा में आपको बताया ही था 250 मेंबर्स जो हैं वो टोटल होते हैं, उसमें से 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। वो कौन कौन सी फील्ड से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस से होनी चाहिए। नेक्स्ट ही पॉइंट टू अथॉरिटी टू 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन अथॉरिटी टू लोकसभा, ठीक है। मैंने आपको बताया था 550 मेंबर्स टोटल होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जो ये 2 होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्टेड किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ही कंसल्ट द इलेक्शन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। वो कंसल्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन के साथ कि वो अगर उसको लगता है कि मेंबर, अगर कोई पार्लियामेंट का अगर कोई मेंबर है वो डिस्क्वालिफाइड लग रहा है प्रेसिडेंट को, तो वो कंसल्ट किसके साथ? इलेक्शन कमीशन के साथ कर सकता है। कौन कर सकता है? और वो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है जी। नेक्स्ट, सर्टन टाइप ऑफ बिल जो हैं वो प्रायर जो रिकमेंडेशन चाहिए होती है, किसकी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट की। जैसे अ बिल इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल इन्वॉल्विंग अल्टरेशन ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है जी। अगर कंसोलिडेटेड फंड में से अगर कोई खर्चा करना है, कंसोलिडेटेड फंड 266 और टू कंटीजेंट फंड जो होता है वो 267 आर्टिकल जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर जो कंसोलिडेटेड फंड है वो कौन सा है? 266 आर्टिकल, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, आपको 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं, 1 मार्क में आ जाता है जब प्रीलिम से होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो अगर इंडिया का, उसमें से कोई खर्चा करना है तो प्रायर किसकी चाहिए होती है? हमें परमिशन चाहिए होती है, वो चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, और ये भी लेजिस्लेटिव पावर है। विदाउट परमिशन आप प्रेसिडेंट के आप कंसोलिडेट में से कुछ भी खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई स्टेट बाउंड्री क्रिएशन करनी है या न्यू स्टेट करनी है या ऑल्टर करनी है उसकी बाउंड्री स्टेट को, तो भी प्रायर जो परमिशन चाहिए, किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? जो प्रेसिडेंट आफ्टर, ठीक है, when the bill is sent to the president after it is passed by the parliament, he has 3 options: give assent to the bill, withhold his assent to the bill, and return to the parliament reconsideration. Whatever, if the bill is reintroduced in the parliament with or without amendment, तो president must give it. हाँ, यहाँ पे मैं क्या आपको एक बताना चाहता हूँ, ये आप थोड़ा सा यह ध्यान दें। यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई बिल है, ठीक है जी, ये बिल आपका लोकसभा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे पास हो गया, 2/3 वोटिंग पड़ गई, पास हो गया, फिर जाता है राज्यसभा, ठीक है जी। राज्यसभा में गया, यहाँ भी पास हो गया। उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रेसिडेंट के पास, अगर तो ये फर्स्ट टाइम में ही असेंट दे देता है, असेंट दे रही, तो ये बिल बन गया, ठीक है जी। ये बिल आपका पास हो गया, ठीक है जी, इसको पास बोला जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर अगर यहीं पे मैं आपको बताऊं, ये बिल तब तक बिल नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी 3 पावर्स है। क्या क्या ऑप्शंस हैं? ही कैन गिव असेंट, वो उसको क्या है? दे सकता है असेंट, ठीक है जी। असेंट दे दी मैंने तो बिल बन गया जी। सेकेंडली विद होल्ड, वो अपनी जो असेंट है विद होल्ड, मतलब वो असेंट नहीं देगा। सेकेंडली अगर वो विद होल्ड कर देता है तो बिल नहीं बनेगा, तो बिल नहीं बना, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये थर्ड ऑप्शन में क्या है, अगर थर्ड ऑप्शन में ऐसा है कि अगर वो रिटर्न करता है बिल को, ठीक है जी, रिटर्न टू द पार्लियामेंट, ठीक है, फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है। अगर वो रिटर्न कर देता है कि लोकसभा से आया राज्यसभा में, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर यहां पास हो गया, फिर यहां पास हुआ, अगर यहां पे फर्स्ट असेंट दे देगा, ठीक है, सेकंड नहीं देगा, नॉट, थर्ड में क्या होगा, फिर वो वापस भेजेगा इनको। अगर वो वापस भेजते हैं, वो ऑल्टर करें ना करें, ऑल्टर करें ना, वो उनकी कंसिडरेशन माने या ना माने, अगर फिर से वो वापस बिल आ जाता है
प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी। इस केस में क्या है, असेंट देनी ही पड़ेगी। मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ शायद आपको, कि जैसे आप लोकसभा है, ये आपकी लोकसभा, ठीक है, ये राज्यसभा, ये आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। यहां से बिल गया यहाँ पे, ये पास हो गया, यहां से बिल गया यहाँ पे, ये भी पास हो गए। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की हमें क्या चाहिए, असेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है, ठीक है, फिर बिल पास हो गया, ये पास हो गया। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे एक कंडीशन में नहीं देता तो पास नहीं हुआ, नॉट पास, ठीक है, नॉट पास, ठीक है जी। थर्डली क्या होगा, यहां से आ गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया असेंट के लिए, वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देगा, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस आ गया बिल, ठीक है जी। अब इस केस में अगर लोकसभा राज्यसभा, जिस केस में भी वो इनिशिएट हुआ होगा बिल, वो विदाउट ऑल्टर, विदाउट मतलब जैसा बिल है विदाउट ऑल्टर, जैसा बिल है वैसे का वैसा फिर से वापस भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है जी। मतलब प्रेसिडेंट ने वापस भेजा रिकंसिडरेशन की, आप इसको चेक कर लो फिर से, वो चेक करें या ना करें, ऑल्टर करें ना करें, और उसको वापस भेज दें प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट मस्ट हैव टू गिव असेंट, प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी इस केस में। तो क्या हुआ कि रिकंसिडरेशन के केस में वो ऑल्टर विदाउट ऑल्टर कुछ भी है, वो उसको अमेंडमेंट में असेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट इसमें भी ये कंडीशन है कि रिकंसिडरेशन के लिए बिल, कौन सा बिल नहीं जा सकता, मनी बिल, मनी बिल जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जा सकता, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो मनी बिल है उसका जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 110 है, और वो लोकसभा से ही इनिशिएट होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मनी बिल है वो इनिशिएट एक तो लोकसभा से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आर्टिकल 110, ठीक है, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, और ये इनिशिएट कहाँ होता है, लोकसभा में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाउएवर इफ बिल इज री इंट्रोड्यूस इनटू द पार्लियामेंट विद और विदाउट, मैंने आपको बता ही दिया, विदाउट अमेंडमेंट भी वो वापस भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट को क्या है, असेंट देनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद व्हेन द बिल passed by the legislature is reserved by the governor for the reconsideration of president has option। देखिए सेम केस, ये तो था अपना पार्लियामेंट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर यही सेम केस अगर स्टेट लेजिस्लेचर में हो तो क्या होगा, उस केस में अगर गवर्नर जो है कंसिडरेशन प्रेसिडेंट को भेज देता है, तो उसके प्रेसिडेंट के पास भी तीन ऑप्शन अगेन है। अगर वो असेंट दे दे तो बिल बन जाएगा, वो अपनी असेंट नहीं देगा तो बिल नहीं बनेगा। थर्ड में क्या है, डायरेक्ट टू द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है जी। उसके पास क्या पावर है कि वो गवर्नर को डायरेक्ट करेगा कि इसको रिकंसिडरेशन के लिए, अगेन मनी बिल के केस में नहीं, मनी बिल रिकंसिडर नहीं किया जाएगा, ना उसको वापस किया जाएगा, उसको प्रेसिडेंट के लिए साइन करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट को मनी बिल के कारण कोई भी रिकंसिडर के लिए कभी नहीं भेजेगा, वो सीधे सीधे उसको असेंट दे देगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव हिज असेंट इफ द बिल इज रीपास्ड बाय द रीसेंट फॉर हिम, ठीक है जी, फॉर द कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि जरूरी नहीं है कि अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर भेजता है तो वो वहां पे अपनी असेंट देगा इन केस ऑफ स्टेट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अपना असेंट देगा। तो ये किसकी पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन ही हैज अथॉरिटी टू इश्यू ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव दीज ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक of its reassembly, he may also revoke an ordinance at any time। उसके पास क्या पावर है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी सेशन अगर नहीं चल रहा, मतलब कोई सेशन के दौरान कोई ऐसा इमरजेंसी में कोई ऑर्डिनेंस इशू होता है, तो क्या होगा कि विद इन 6 वीक, मतलब विद इन 6 वीक रीअसेंबली होगी, ठीक है। और उस वो क्या करेगा, ही ऑल्सो रिवोक, वो उसको ऑर्डिनेंस को मतलब रिवोक मतलब खत्म भी कर सकता है, उसको
रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। ही प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट रिपोर्ट ऑफ द कैग, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स, ठीक है। जितने भी जो अपनी कैग की रिपोर्ट है, यूपीएससी की रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन की जो भी रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में, वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही की जाती है, ठीक है। ही हैज he has to authority he has to authority to enact the bill regarding to peace, progress and good governance अंडमान निकोबार यूटी, जितनी भी यूटीज हैं, अगर उसके रिगार्डिंग जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके पीस के लिए, उनके गुड गवर्नेंस के लिए कौन बनाएगा? अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इन केस ऑफ पॉन्डिचेरी द प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू लेजिस्लेट थ्रू द रेगुलेशन ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और रिजॉल्व। वो क्या कर सकता है? इन केस ऑफ पॉन्डिचेरी वो अथॉरिटी है उसके पास है कि वो रेगुलेट कर सकता है असेंबली को और सस्पेंड भी कर सकता है। तो ये जो थी एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर जो थी प्रेसिडेंट की, इसके बारे में हमने डिस्कस किया डिटेल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसकी जो फाइनेंस जो पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं और डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, जो भी रह गई, ठीक है, जुडिशियली पावर हैं, ये सब जो पावर हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसकी वीटो पावर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में हम प्रेसिडेंट के जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर जो उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक्स।